जो फौज है वो बाकी दो जमातों को ये लोगों को बताती थी कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, और फिर लोगों ने देखा कि ये जो अदम एतमाद हुआ है ये फौज की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था, ये उन्हीं को ले आए हैं, तो उसमें भी सेंटीमेंट तो मौजूद था। भाई ये जो हमारी सपोर्ट एमक्यूएम को कौन ले जो गया? हमारी सपोर्ट, अब मैं तुम्हें अभी आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। नहीं, आप तजिया ठीक नहीं कर रहे, मैं आपको बता दूं क्यों नहीं तजिया ठीक करे। देखो, हमारी जो सपोर्ट वापस आना शुरू हुई है ना, जिस दिन मीडिया ने वो एक ग्राफिक बनाया जो हर अदम एतमाद की खबर के साथ चलता था, मौलाना फजलुर रहमान से शुरू होता था। अब वो अच्छे हैं कि नहीं है? अच्छा, एनीवे, मौलाना फजलुर रहमान से शुरू होता था। देख रहे हैं हम, इसके ऊपर अभी फैसला बाकी है, ठीक है ना। ये जज साहब ने ऑर्डर जो है ना रिजर्व महफूज कर लिया, फैसला महफूज है। उसके बाद जरदारी साहब, MQM, शहबाज शरीफ, जिस दिन वो चलनी शुरू हुई तस्वीर, लोगों ने कहा यार ये इमरान खान जो है ना वैसा काम तो नहीं कर रहा था जैसे हम चाहते थे, लेकिन यार ये नहीं। भाईजान 27 मार्च याद है, परेड ग्राउंड वाला जलसा, मखलूक याद है? जो बंदा निकला है वहां पे, परेड ग्राउंड तो बड़ा ही बड़ा था, हाईवे टोल नहीं क्रॉस कर रहे थे, टोल प्लाजा नहीं क्रॉस हो रहा था। उस वक्त तो साइफर की भी बात नहीं हुई थी, उसी दिन साइफर की बात हुई, उस जलसे में खान की बात हुई। मैं लेफ्ट पे बैठा था, खान के मेरे इधर ऐसे उसने खान ने मेरे हाथ मारा अपने घुटने पे, उसने कहा वॉच द फन। अच्छा, अब ये गए ना, मैं अपनी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने उसे डाला, खान इज अबाउट टू गो न्यूक्लियर। सर जी, तो ये जो सपोर्ट वहां से आई ना आपकी, ये सपोर्ट इसमें आई कि इस सियासी तफरीक के अंदर अवाम ने कहा यार खान सच्चा है, खरा है, दयानतदार है, ठीक है यार, नहीं वो वादे पूरे कर सका होगा जो हमने कहे थे, लेकिन नहीं, उधर हम पुराने पाकिस्तान नहीं जा रहे। बिलावल साहब ने कहा वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, हमने कहा ना, हमें पुराने पाकिस्तान नहीं जाना। सही है, ठीक है जी। सो आप अगर असेंबली में होते और वो जो प्रेशर क्रिएट किया, मैं आपको ये, मैं उस दिन पहले भी बोल चुका हूँ टीवी पे, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ बाजवा साहब के फरिश्तों को नहीं ख्याल होगा कि अवाम इस तरीके से खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। जिस वक्त वो मोबिलाइजेशन हुई थी, हम असेंबलियों के अंदर बैठे होते, 150 लोग, 155 बंदा उधर बैठा होता, आपके ख्याल में अगर, और मेरा मानना ये है कि जो, क्योंकि गेम गड़बड़ हो गई थी, मेरा मानना ये है कि उस वक्त अगर बाजवा साहब के फुल कंट्रोल होता ना, उन्होंने इलेक्शन की तरफ आपको ले जाना था। ठीक है ना, बिकॉज नाउ ही इज गोइंग इनटू द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। ही वुड हैव, मेरा असेसमेंट है कि वो उधर से निकलने के लिए ना इलेक्शन पे ले जाते। आपके ख्याल में MQM ने ना करना था उनको? ठीक है ना, मैं BAP ने ना करना था, वो जो लाए थे पहले हमारे पास, उन्हीं को ले गए थे, उसमें से दो सिर्फ उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देना था, किस्सा खत्म था और आप नए इलेक्शन की तरफ जाते। आपको पता है नवाज शरीफ उस वक्त वैसे भी नया इलेक्शन चाहता था। जब आप बाहर चले गए असेंबली से इस्तीफे दे के, अब पावर किसके हाथ में चलेगी? प्राइम मिनिस्टर के हाथ। अब पावर उसके हाथ में चली, उसने गोलियां जी अभी IMF एग्रीमेंट अभी, और अभी तो मईशत ठीक कर देंगे, अभी नहीं कर करके उन्होंने की दिया। दूसरा, जब आपने गवर्नमेंट छोड़ी, उस वक्त मैंने बोला यार ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो असेंबली, मैंने कहा जी खान साहब आप हमेशा कहते हैं कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वो क्या चाहेगा आपको करना। आपके ख्याल में वो, अच्छा उसी वक्त हमने 186, याद है वो 186 जो पूरे किए थे? जी, पंजाब में। एक मैं जाके बैठा हुआ था लाहौर, एक बंदे को MPS को हम फोन कर रहे थे वहां से 90 शराय कायदे आज़म से, और एक और साहब, बड़े अहम इदारे के साहब भी वहां पे बैठे हुए थे। ठीक है ना, और फिर भी 186 हमने डिलीवर किया। मुनिस का मुझे मैसेज आया, कह रहे असद भाई जैसे हुक्म था प्राइम मिनिस्टर का हमने कर दिया है, अब आगे क्या हुक्म है? अभी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिए, ये उसके घंटे बाद की बात है। मैंने कहा खान साहब वांट्स चौधरी साहब टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। इट विल बी डन, जो भी हम चाहते हैं। उसके आगे उसने कुछ प्रेडिक्शन की थी जो 100% दुरुस्त साबित हुई। वो मैं नहीं बताता। हाँ। मैं उनसे ये पूछ रहा था कि क्या जो अभी इस वक्त सिचुएशन है, बंदे जमा हुए में, हुकूमत पुलिस आपकी ये पकड़ना चाह रहे हैं, रेड्स हो रहे हैं, इनके फेवर में है कि सारी प्रोटेक्शन हट जाए और खान ने हटा रह जाए या नहीं? तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ था। और बिल्कुल सबको पता है खान साहब का क्या आर्गुमेंट था?
यार शुरू कैसे हुआ, पहले तो स्टार्ट करें शुरू कहाँ से ये भी हुआ। बताइएगा कोर कमेटी के कितने लोग इसके हक में थे और कितने मुखालिफ में थे? नाम नहीं मैं पूछता, हाँ, क्योंकि आपने नहीं। मुझे पता नहीं बताना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इसका आसान जवाब मैं बताता हूँ कि पंजाब में कौन हक में था और कौन नहीं था। वो सब लोग जो वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे वो हक में थे, ठीक है। जितने भी वो 3-4 थे, और बाकी सारे मुखालिफ थे, ठीक है। अच्छा, शुरू ऐसे हुआ कि इसमें आधा कसूर मेरा है। वो कैसे जी, जलसा हमारा होना है 26 नवंबर था, 27 नवंबर था, ऐसे कुछ था, 26 नवंबर 26 पिंडी वाला नवंबर। जलसा। जो हमजा कैंप के सामने स्टेज जी, जी, लगाना जी, था, जी, उन्हें फिर वो लगाने- 6 रोड तो चला पुलिस गया। वालों को मैं बोलता था लगाना है, मैं वापस जाता था, पता चलता था उन्होंने फिर मना कर दी है। एनीवे, तो उस जलसे के लिए खान साहब इंजर्ड आ रहे, हाँ जी। सख्त तकलीफ में। पहले तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये मगरिब से पहले हो जाए, लाइट में। अब नवंबर के 26 को मगरिब भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी इधर कोई हालात नहीं है, इधर फंसी भी, जब पहले भी मैंने कहा था इतनी जब आवाम आती है तो उनको अंदर आना बड़ा मुश्किल होता है, और ये तो लोकेशन भी ज़रा मुश्किल है। तो आप जमान पार्क से ना निकलना जिस वक्त तक मैं आपको फ़ोन करके ना बोलूँ। कहते असद मैं जहाज़ में बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा, बैठ गए तो चले इधर आ जाए। पहले हमने नूर खान बेस पे थोड़ी देर उनको होल्ड कर रखा, फिर खान साहब से रहा, आपको पता ना खान साहब थोड़ी देर चलो, फिर हेलीकॉप्टर में लैंड किए, वो आए, आगे गाड़ी में बैठे, तो उन्होंने कहा चलो असद। मैंने कहा जी अभी भी नहीं आ सकते, अभी घंटा और चाहिए। अब फिर क्या करें, मैंने कहा अंदर आना पड़ेगा। बड़ी शक्ल बनाई, उन्होंने कहा अच्छा मैं आया था। वो बेचारे बैसाखियों में चल रहे, तकलीफ में, मुझे बुरा भी लगा। अंदर जब जाके बैठे ना, खान ने कहा यार ऐलान क्या करना है, अब ये पूरी जलसे की मोबिलाइजेशन हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं, और अगर वो ना मैं बुलाता तो खान साहब ने सीधे स्टेज पे जाना था, तकरीर कर देनी थी। खान साहब कहते हैं यार ऐलान क्या करें। कमरे में सीनियर लोगों में सिर्फ 3 ही लोग जो मुझे याद पड़ते थे, टोटल 5-6 लोग कमरे में, 7 लोग कमरे में। शामिल कुरैशी थे, मैं था, महमूद खान था। तो हम, सच्ची बात है ना, मेरे पास कोई ज़बरदस्त आइडिया था ना किसी और के पास कोई ज़बरदस्त, अपने फजूल हमारे आइडिया दिखाने का मज़ा नहीं आ रहा। शाह जी ने कहा यार मुझे पता है कोई भी ये बात सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन खान साहब अगर इजाज़त दें तो मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। खान साहब ने कहा हाँ शाह जी बोलें। उन्होंने कहा जी असेंबली डिज़ोल्व कर दो। अच्छा, खान ने कहा डिवाइन इंस्पिरेशन शाह जी, क्या बात है, क्यों असद क्या ख्याल है तुम्हारा। मैंने कहा जी बेहतरीन ख्याल है, धमकी देने के लिए, करना देना। अच्छा, वो उन्होंने जाके जलसे में अनाउंस कर दिया। जलसे में अनाउंस करने के बाद कोर कमेटी मीटिंग कॉल हुई कि अब फैसला करें कि करना है कि नहीं। ओ भाई आपने जलसे में अनाउंस कर दिया। एनीवे, अच्छा खान, अमूमी तौर पे मैं जो हूँ वो मीटिंग के टुवर्ड्स दी एंड बात करता था। उस दिन मुझे पता था कि यासीन खान अब न, जब उन्होंने फैसला कोई करना हो ना, जब अमूमी तौर पर बात ये बिल्कुल गलत बात है, कोई सुनता किसी की नहीं, बड़ी खुली डिबेट होती, अब जो मर्जी कहें अपनी आर्ग्यूमेंट। जिस दिन उसने कोई चीज़ है ना जो बहुत स्ट्रांगली खान फील करता है कि ये हर सूरत में जो मैंने फैसला किया होना चाहिए, तो उसका बड़ा एक ज़बरदस्त टेस्ट है, ठीक है ना। ये जो तरीके इंसाफ में नए आए इनके लिए, मुस्तकबिल के लिए, जिस दिन खान मीटिंग के शुरू में खड़ा होके बात करेगा ना, तो इसका मतलब अब उसने ना नहीं सुनना चाहता, ठीक है ना। अब अपनी हिम्मत है तो फिर बात करो। जैसे कौमी असेंबली से इस्तीफों के मामले में खड़े होके खिताब। नहीं, कौमी असेंबली के इस्तीफों वाले तो वो था इमोशनल। जब सबने बात कर ली, को 95% ने कहा नहीं करना चाहिए, खान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं जा, आपकी मर्जी है, कोई मजबूरी नहीं, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, बाकी जिसने देना था क्या कौन बाहर बैठेगा, सबने इस्तीफे दे दिए। अच्छा, खान साहब ने खड़े होकर धुआंधार तकरीर की। मैंने देखा, मैंने कहा भाई अगर इस वक्त लोगों ने बात की ना, तो किसी एक में हिम्मत नहीं होनी कि किसी ने खड़े होकर कहना कि नहीं ये ना करें। तो मैंने कहा असद उमर अभी बात करो। मैं खड़ा हुआ बात करनी थी, खाने का नहीं असद अभी बैठो, पहले दूसरों की बात मैंने 2 दफा ट्राई, तुम एंड में बात करना, काम को पता मैंने क्या बोला ना। लो जी, सब ने कहा जी बेहतरीन फैसला। मैंने खड़े होकर फिर मुखालफत कर दी, है कि बिल्कुल गलत फैसला नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसे सियासी फैसले इसी तरीके से जब हम मिसाके जमहूरियत की बात करेंगे ना, मेरे ख्याल में उस वक्त भी हमारा ये फैसला कि हम सियासतदानों से बात करेंगे नहीं, उससे हमें नुकसान हुआ, ठीक है ना। उससे तीसरा फरीक ताकतवर होता है, और क्योंकि ख़ास तौर पे शुरू में हमें यह भी पता था कि नवाज शरीफ जो है वो एक्चुअली जल्दी इलेक्शन चाहता है, उस वक्त उनको गलत फहमी थी कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। जैसे जैसे खान के जलसे होते गए तो नज़र आता शुरू हो गया। तो अगर मेरी तो रिकमेंडेशन उस वक्त भी थी कि नवाज शरीफ के साथ चैनल ओपन करें, खान डायरेक्टली बात करने की ज़रूरत नहीं, चैनल ओपन करें, शायद कुछ और मुख्तलिफ। तो एक से ज़्यादा ऐसी बातें थी जहाँ मेरा इख्तलाफ था,
9 मई क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद 12 मुकदमों में मुलविस हूँ, तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा पब्लिक। अच्छा भाई, तीसरे फ्रीक की आपने बात की। तीसरा फ्रीक तो नवाज शरीफ के साथ, जो इमरान खान कहते हैं लंदन में बैठकर मंसूबे कर रहा था, और उसके बाद नवाज शरीफ आए, तो फिर उसमें खान साहब के पास ऑप्शन तो तीसरे फ्रीक को ताकतवर करने का ये आप बहुत बात की बात करें, ये आप बहुत बात की बात करें। ये खबर खान ने लंदन की मीटिंग की खबर खान साहब के पास आई, जो उन्होंने हमें बताया, ये सितंबर की 10 या 11 या 12 ऐसी कोई तारीख थी। मैं तो बात कर रहा हूँ भाई मेरे अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ, मैं तो उससे 6-8 महीने पहले की बात। लेकिन असद भाई उस टाइम 25 मई के लॉन्ग मार्च जब इमरान खान ने अनाउंस किया, उससे पहले भी कोई इलेक्शन की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि आप ये लॉन्ग मार्च अनाउंस न करें, इलेक्शन करवा दिया जाएगा। फिर वो एक मशहूर ज़माना कॉल भी पेशावर में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शाह साहब को आई और उसका भी जिक्र हुआ। उस वक्त क्या बातचीत हो रही थी, क्या सीरियस थे? इमरान खान ने उनके ऊपर क्यों एतमाद नहीं किया? क्योंकि मेरे ख्याल में एक तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का माहौल था। बिल्कुल बातचीत हो रही थी। जनरल बाजवा का डायरेक्ट मैसेज खान साहब को गया था, वो तो मैं स्टोरी सुना चुका हूँ पब्लिकली, फ़ोन ब्लॉक करने वाली, ठीक है ना। तो फ़ोन तो ब्लॉक था लेकिन वो चला गया था। इसीलिए खान की अगर आप तकरीरें उठा के देखें ना, उस महीने उससे जो पहले 7, 8, 10 जलसे थे, हर जलसे में खान कहता था कि मैं मुल्तान में तारीख अनाउंस करूँगा, ठीक है ना। लेकिन खान ने नहीं अनाउंस किया। खान बल्कि इस्लामाबाद आना था, खान पेशावर चला गया। खान पेशावर चला गया और खान ने कहा कि मैं कोर कमेटी मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें हम फैसला करेंगे। वो खान ने टाइम दिया था। खान से कहा गया कि 2-3 दिन हमें और चाहिए, 2-3 दिन मौखर करते हैं इसको, ठीक है। तो खान ने कहा, ऐलान कर दिया। उस कोर कमेटी मीटिंग से पहले हम बैठे और एक इंतहाई ज़िम्मेदार, इंतहाई सीनियर अफसर जो हैं उनसे बात हुई। अपने स्पीकर फ़ोन के ऊपर फ़ोन था, मैं, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक बैठे थे। मैसेज हमें दिया गया कि जी बुनियादी मतलब लुबे लुबाब उस मैसेज का ये था कि 4 या 5 दिन और चाहिए। एक ख़ास तारीख दी गई, 4-5 दिन आगे की तारीख थी कि इस दिन ये हो जाए। और वो मैसेज खान साहब को दिया गया और खान ने कहा नहीं, ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, और फिर वो हो गया। वो फिर मेरे ख्याल में एक सेकंड और आखिरी अटेम्प्ट थी उजय शाह जी को जो फ़ोन कॉल आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब बैठ गए थे वहाँ पे जाके और उसके बाद कॉल। अच्छा असद उमर साहब, वज़ीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर हमला होता है और उसके बाद ज़मान पार्क में एक अहम मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें DGC के ऊपर आपने ज़मान पार्क नहीं, शौकत खान। अच्छा, उस मीटिंग में क्या चीज़ें डिसाइड क्या हुई थी और इमरान खान का क्या था? क्या वो गुस्से में थे उस वक़्त, जो सारा उसका कंटेंट है? मीटिंग जो हुई ना, मैं पहले तो बताऊँ ना कि हम लोग पहुँचे, उमर अयूब ड्राइव कर रहा था मैं। खान ने मुझे उससे कोई 4-5 दिन पहले कहा कि असद अब ये स्टेबलाइज हो गई है लॉन्ग मार्च, तो ये लंबा चीज़ है, तुम अब निकल जाओ, तुम इस्लामाबाद जाओ और वो तैयारी करो, वो 26 वाले जलसे की ना, तुम उसकी तैयारी शुरू करो। तो मैं उसके लिए गया हुआ था, तो मेरे पास फ़ोन कॉल आई चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कि सर बहुत हाई और बहुत क्रेडिबल थ्रेट अलर्ट है खान साहब के लिए, तो आप प्लीज़ खान साहब को बोलें कि रिकन्सिडर करें। ये आप लाहौर में थे जब आपको, क्योंकि आप लाहौर में उस कंटेनर पे थे जब जिस दिन वो चला था? नहीं, ये मैं इस्लामाबाद में था, मुझे ये फ़ोन कॉल आती है। अच्छा, मैंने कहा मैं खान साहब से बात करता हूँ, क्योंकि अब वो खान साहब लॉन्ग मार्च में, मैं इस्लामाबाद में हूँ। अभी आधे घंटे के बाद ही, इससे पहले कि मैं खान साहब से बात करें, परवेज़ इलाही की मुझे कॉल आ गई और परवेज़ इलाही ने वही बात रिपीट किया। परवेज़ इलाही ने रिपीट की तो अब तो बिल्कुल ही कि अपना बंदा कह रहा है कि यार ये, उसने कहा जी बहुत सीरियस है और बड़ी क्रेडिबल थ्रेट है और ये अगले 1, 2 या 3 दिन के अंदर कुछ होने का खदशा है। तो मैंने खान को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये फ़ोन कॉल आ रही हैं, तो खान ने कहा यार असद है तो मेरे पास भी न्यूज़ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, मैं तो तुम्हें तो पता है। वो कह रहे थे जी बुलेट प्रूफ के पीछे, कहते मैं बुलेट प्रूफ के पीछे खड़ा भी हो जाऊंगा तो दोनों तरफ तुमने वो देखा होगा ना कि बिल्डिंगें थी, वो खिड़कियों में लोग, छतों पे लोग, तो पीछे वाला जो है उसको कैसे कवर करोगे? और वो एंड में हुआ भी साइड से फायर आया ना। तो खान ने कहा तो अल्लाह का नाम लेके करना पड़ेगा। फिर हमने वो बात शुरू कर दी, आगे के दिनों की प्लानिंग की। तो मेरा खान का इत्तेफाक नहीं हो रहा था कि वो कौन सा दिन और ये वो चलता। मैंने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं 1 दिन के लिए आता हूँ आपके पास, तो साथ बैठ के बात। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ।
उसके लिए मीटिंग के लिए मैं और उमर गए। उमर गाड़ी चला रहा था, हम कंटेनर से पीछे हैं, कोई 200 गज पीछे हैं, राइट साइड के ऊपर कच्चे पे उतार के उमर आगे ले गया है गाड़ी ताकि हम कंटेनर के करीब पहुंच सकें, और कंटेनर अब रुक गया है। तो हम वहाँ पे गाड़ी रोकी। मुझे अभी तक याद है, मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई आवाज़ आई, तो मुझे तो नहीं पता चला क्या है। तो उमर मुझे कहता है, असद भाई ये पटाखा नहीं था। अच्छा, मुझे वो रजिस्टर नहीं किया। उमर जो है बड़ा फायर आर्म्स का शौकीन है, इसको बड़ी बंदूकों शंदूकों का सब पता है। तो उमर ने कहा कि मुझे नहीं रजिस्टर। मैंने कहा क्या मतलब? मैं उतर के जब आया तो ऊपर देखा फवाद चौधरी पीछे आ रहा है, रो रहा है। उससे मुझे हुआ कि अच्छा नहीं, उससे पहले मैंने देखा पुलिस वाले बंदों को लाठियां मारे। मैंने कहा इनकी ऐसी गलती, ये क्या कर रहे हैं, बंदों को क्यों मार रहे हैं? मैंने फवाद को देखा, देन आई रियलाइज को गड़बड़ है। एंड जैसे मैं कंटेनर के करीब आया तो हसान चल के आ रहा था और हसान रो रहा है। मैंने कहा हसान क्या हो गया? उसने कहा मामू को गोली लगी। मेरी तो टांगों से ही बिल्कुल जान ही निकल गई। एनीवे, खान साहब को उसमें डाल के ये लेके गए, वो तेज़ निकल गए आगे, तो हम थोड़ा सा लेट पहुँचे। सीधा ओआर में गए थे। ओआर जब हम पहुँचे तो ओआर में थे खान साहब। ओआर से वो ऊपर आए, जैसे ही कमरे में गए ना तो बाहर आया लड़का और उसने कहा कि असद भाई आपको और इसको मियाँ असलम इकबाल को बुला रहे हैं। ठीक है ना, मियाँ असलम इकबाल हमारा सीनियर मिनिस्टर पंजाब था उस वक्त। अंदर गए, खान साहब जो हैं माशाल्लाह फाइटिंग फिट फॉर्म के अंदर, और गुस्सा चढ़ा हुआ, सीरियस गुस्सा चढ़ा हुआ खान। तो खान ने कहा कि अच्छा बोल रहे असलम इकबाल को, मियाँ असलम इकबाल को कि ये तुम बाहर जाओ, अभी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये 3 लोगों का नाम दो, बोलो इन्होंने मुझे बनवाने कुछ। हम वहाँ से बाहर निकले, मुझे खान ने कुछ नहीं कहा, मुझे सिर्फ साथ में बैठा हूँ सुन रहा हूँ। बाहर निकले ना, मैंने कहा मियाँ साहब इतना वजन आप ना उठाओ ये मैं कर लेता हूँ, आप सिर्फ एंड में बोल देना, क्योंकि आप पंजाब गवर्नमेंट, आप बोलना कि FIR कटेगी। तो मीटिंग नहीं हुई थी। खान साहब ने कहा कि जो उन्होंने कहा मैसेज देना है वो मैसेज फिर हमने दिया, डिलीवर किया। और अच्छा, वकील की राय के खिलाफ बड़ी मिन्नतें की। उस दिन हमारे जो वकील थे, रात को 2 मुख्तलिफ वकील थे, रात को FIR एक और वकील के साथ बनाई गई, सुबह फैसला चेंज हो गया। सुबह फिर अपने सलमान क्या नाम है अपने यार हमारा जो सलमान नहीं राजा नहीं यार, जो मेन क्रिमिनल जो केसेस जो करता रहा है, सलमान सफदर बुढ़ापे की निशानियां देखे ना। सलमान सफदर के साथ बैठ के FIR बनाएगी। सलमान सफदर ने मिन्नतें की तीसरा नाम ना डालो। अच्छा, उसने कहा केस नहीं चलेगा, तीसरा नाम ना डालो, 2 डालो। और आज तक समझता है कि केस क्या चल रहा है, FIR ही दर्ज नहीं है। अच्छा, असद उमर साहब, आप मिसाक जमहूरियत की आपने बात की, कुछ रोज़ पहले आपने द न्यूज़ में एक आर्टिकल भी लिखा, उसके अंदर भी आपने बात की, कुछ तजावीज़ दी, कुछ ज़ाहिर है आप इसके ऊपर तफसीली भी बात करना चाहते होंगे, आप उसके हवाले से अपना आइडिया शेयर करें। लेकिन साथ ही साथ कुछ जो लोगों के जहनों में सवाल है, मसलन जिन सियासी जमातों के साथ आप मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, जो पिछले 2 सालों में इन सियासी जमातों ने आइन के साथ किया, बुनियादी इंसानी हुकूक के साथ किया, अदलिया के साथ जिस तरह से इन्होंने जो सलूक किया, उसके बाद क्या इन जमातों के साथ कोई ट्रस्ट किया जा सकता है, इनके ऊपर एतमाद किया जा सकता है कि ये कल को दोबारा उन्हीं हाथों में नहीं खेलेंगी? सही। अच्छा देखो, पहली बात तो ये है कि तमाम जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात पर ख़त्म होती हैं। ये पूरी पाकिस्तान की कौम को किसने सिखाया? इमरान खान। ठीक है ना। TTP ने जो किया हुआ था लोगों के साथ वो सबको पता है। उसके बावजूद खान कहता था कि बैठ के बात करो, तस्फिया जो है आखिरकार जो है खूरेजी से नहीं होगा। तो पहली बात ये कि अगर आप किसी के साथ बैठने को तैयार हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने दुनिया के और मुल्क के ख़िलाफ़ बदतरीन काम नहीं किए। ठीक है, उनकी भी अपनी राय है, आप उनके साथ अगर आप बैठेंगे तो उनकी भी एक राय है। उनका मानना ये है कि जहाँ पर हालात आज पहुँचे हैं उसमें तहरीक इंसाफ ने भी एक हिस्सा डाला है, और उनको क्योंकि दीवार के साथ लगा दिया गया और उनके सर्वाइवल की बात आ गई तो उसके बाद आइन शाइन जो है ना सब जो है वो सेकेंडरी हो गया। बात बड़ी सादा सी है, मेरा जो मानना है ना वो बड़ा सादा है। ये मुल्क जमहूरियत से बना था, दुनिया का पहला मुल्क है, पूरी इंसानियत की तारीख़ में कोई मुल्क वोट की बुनियाद पर नहीं बना था, पाकिस्तान पहला मुल्क था।
पाकिस्तान को किसी फौज ने आज़ाद नहीं कराया था, एक सियासतदान मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में एक सियासी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसका इस मुस्लिम लीग से कोई दूर 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 का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भी वजाहत करना बड़ी ज़रूरी है ना। तो वो जो है पाकिस्तान एक जमहूरिया अमल से बना है, यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। जब आप पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम के बगैर चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैंने 3 आर्टिकल लिखे हैं 50 की दिहाई के ऊपर, कि मामला आज नहीं शुरू हुआ हुआ। जो 1971 में आपको ईस्ट पाकिस्तान अलग होता हुआ नज़र आया, उसकी बुनियादें किधर डली थी, ये दूसरा सबक है सीखने का। ऐसा नहीं होता कि आपने कहो जी क्या किया जी, तरीके इंसाफ को तोड़ दिया ना हमने, ये इसके नतीजे जो हैं वो 6 महीने या शायद 6 साल में भी आपको पूरी तरीके से ना नजर आए, लेकिन नतीजे बड़े भयानक होते हैं। 1954 में इलेक्शन 93% इलेक्शन जीत के, सीटें जीत के एक पार्टी आती है, 2 महीने के बाद असेंबली आप फारिग कर देते। उसका चीफ मिनिस्टर वो आदमी है जिसको कायदे आजम जो हैं वो कहते हैं शेर बंगाल, जिसने पाकिस्तान तहरीके पाकिस्तान मिसाके वो क्या मीनारे पाकिस्तान जहां पे है वो करारदादे पाकिस्तान जिसने पेश की थी, वो बंदा है, वो कोई दहशतगर्द नहीं है जो 2 महीने में आप फारिग कर देते, ठीक है ना। उसके बाद 13 साल डिक्टेटरशिप का लगा देते, आपने मुल्क 2 टुकड़े कर दिया। तो पाकिस्तान जो है वो चलेगा, वो जमहूरियत से चलेगा, और जमहूरियत चल नहीं सकती मेरे बच्चों। दुनिया की तारीख उठा के देख लो, अगर सारे सियासतदानों ने एक दूसरे के गले पकड़े हुए, जमहूरियत नहीं चल सकती। आपको कोई तरीक़ेकार निकालना पड़ेगा जिसमें, अच्छा मैं बराह रास्त 10 साल से ज़्यादा उन तहरीके इंसाफ की टीमों का हिस्सा रहा हूँ, अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी, जो अपोजिशन के साथ या उस वक्त की हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सिवाय एक इम्पोर्टेंट मुज़ाकरात के ये अब तुम्हें पता चलेगा ना, वो जो मैं कह रहा हूँ बातें हैं करने वाली, वो बातें होंगी इंशाल्लाह कभी। तो ये जो दूरियां आपको नजर आती है ना, इतनी ये एक एहतसाब का इशू है जिसको आपने सॉल्व करना है। वो पैसा मेरे बाप का नहीं है, वो पैसा इमरान खान का नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ये नहीं कह सकती कि अच्छा यार आपने चोरी किया था चलो कोई बात नहीं, ये नहीं वो कह सकती, ठीक है ना। तो उसका हल हमें निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीकेकार निकालना पड़ेगा। लेकिन जब तक सियासी पार्टीज एक दूसरे को दुश्मन समझ के, राना सनोल्ला मैं बार बार कोट करता हूँ, आपको पता है तहरीके इंसाफ वाले जो हैं वो राना सनोल्ला के खिलाफ, बिल्कुल मैं वो आपको पता ना, जब खान साहब को गोली लगी थी तो उसके बाद हमने 1 से ज़्यादा लॉन्ग मार्च बना ली थी। महमूद खान ने भी लीड की, परवेज खटक ने भी की, शाहजी ने इधर की, वेस्ट पंजाब मैंने किया था, ठीक है ना। वेस्ट पंजाब से शुरू होकर चकवाल वाला तक मैं लेकर आया था। तो राना सनोल्ला के घर के बाहर खड़े होके तकरीर करके राना सनोल्ला को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ललकारा था। लेकिन उसके बावजूद राना सनोल्ला ने एक जो बात की ना, वो बात आपको माननी पड़ेगी, दुरुस्त है। उसने कहा भाई ये हमारी सियासी मुखालफत नहीं है, अब है दुश्मनी, या ये रहेंगे या हम रहेंगे, नहीं चल सकती जमहूरियत, आप जो मर्जी करें। तो आपको तरीक़ेकार निकालना पड़ेगा, और मैंने आर्टिकल भी लिखा है मैं इसके ऊपर मज़ीद, और उसके अंदर मैंने 13 चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया है कि जिनकी बातचीत करने की ज़रूरत है, जिसमें से पहली 2 हैं ये कि ये जो सियासी जमातें हैं जो आपस में किस तरीके से कोलैबोरेट करेंगी और एहतसाब का जो मसला है उसको किस तरीके से हल करेंगी, और दूसरा जो है वो ये है कि जब आप आपस में कोलैबोरेट कर देंगे किस तरीके से एक मुस्तकिल हल निकालेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को ना चलाए, ठीक है ना। जब तक आप ये नहीं हासिल कर सकेंगे, और इसीलिए मैंने कहा, और ऐसी मज़ेदार ट्विस्टिंग होती है, इसलिए मैंने कहा कि जब सियासी जमातें अपना एक ज़हन बना लें तो फिर उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठना पड़ेगा। वो कोई इजराइल और इंडिया के तो नहीं है ना, है तो पाकिस्तान की, उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उनके साथ भी आपने जंग तो नहीं करनी, उनके साथ भी आपको बैठ के कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा कि भाई ये आपके भी इंटरेस्ट में नहीं है, जो आपको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लग रहा है वो आपके भी इंटरेस्ट में नहीं है। तो उसकी मीडिया में स्पेन पता क्या है, हेडिंग क्या बनी सारी, अब सुननी मेरी सारी बातें, सियासतदान आपस में बैठे, सियासतदानों ने हल निकालना है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, हेडिंग ये लगी। असद उमर कह रहे हैं सियासतदानों को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहिए। नहीं अच्छा, मैं आपके वो 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स आपने लिखे, उसमें से 11 पॉइंट्स तो अभी जिसका एक तो आपने जिक्र भी कर दिया, एक पॉइंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी था जी। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी तो इस टाइम इमरान खान को दुश्मन समझती है। सही, बिल्कुल सही। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ को दुश्मन समझती थी। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अच्छा आपको मैं, चलें जरा पहले से शुरू करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ख्याल के मुताबिक बेहतरीन इंसान थे,
इतने बेहतरीन थे कि वो मिलिट्री डिक्टेटर को डैडी कहते थे। ठीक है जी। 67 में जब उन्होंने रास्ते जुदा किए तो वो ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है अब अच्छा बंदा नहीं रहा, वो बुरा बंदा बन गया। याह्या खान की हुकूमत वापस आती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोबारा अच्छा बंदा बन जाता है। 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो अच्छा बंदा बनता है, 77 के बाद दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो खराब बंदा बन जाता है। नवाज शरीफ आते हैं, बेहतरीन बंदा है। नवाज शरीफ जो है वो क्या ज़िया-उल-हक ने कहा था, इसका किला मजबूत है, सही। उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो खराब बंदा बन जाता है। 1996 में फिर खराब बंदा बन जाता है। उसके बाद वो 1999 में तो गद्दार बन जाता है, हाईजैकर बन जाता है। तो भाई इस्टेब्लिशमेंट जो है अपना जहन बदलती रहती है, और उसकी शायद एक वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट बदलती रहती है। वो क्या बोला था, पसंद नापसंद भी आ जाती है। मेरे ख्याल में जाती पसंद नापसंद का भी हिस्सा था। तो इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे भाई जी? हाँ जी, बड़ी मुश्किल से चाय मिली है यार। बड़ी इन्होंने बड़ी मेहनत कराने के बाद चाय दी है। हाँ, वो आप जो कि यहाँ से एमएनए भी है ना, इस्लामाबाद में वैसे ही आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। सही। तो अच्छा सो यस, अभी वो समझ, लेकिन अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठूं, जो वो मेरे साथ क्यों बैठेंगे, लेकिन अगर वो बैठे, बैठ भी सकते हैं। हाँ पता नहीं। अच्छा फिलहाल एक सेकंड, ये कैमरे पर, और ये काटा ना खबरदार। नहीं, ये बना रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जाली मेरे सामने अब पकौड़े ला के रखे हैं, और कोई खिलाने का इनका प्रोग्राम नहीं है। ये इधर जब शॉट बना लेंगे ना, तो उसके बाद इन्होंने पकौड़े वापस कर देने। अब तो खा रहे। अच्छा, तुम इसमें डाल रहे थे, मैंने कहा तुम खान वाला काम करने वाले। मैं उस दिन साथ बैठा हुआ था जिस दिन खान ने पिज्जा के अंदर डाल के, कमाल बंदा। पाकिस्तान, मैं क्यों समझता हूँ कि जो मैं पहले बोला था कि रास्ता निकल सकता है, आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो चाहिए, जो खान के पास देने के लिए, वो किसी और के पास नहीं। इज्जत की बहाली, सेफ पैसेज, इज्जत की बहाली, आप समझे, इंस्टीट्यूशनल बाजार, आपको अवाम की सपोर्ट, और ये मैं ये भी बता दूं, ये जो सब तुम बोलते हो ना, ओए होए होए खान ने अगर ये बदला तो खान की, ओ यार, हमारे जलसों में ये मीर जाफर मीर सादिक तो भी 4 महीने हुआ था ना। सबसे ज्यादा नारा कौन सा पॉपुलर था? जब नौजवान आगे खड़े खड़े जो ना, खान की भी तकरीर ज्यादा लंबी हो, थक जाता तो क्या नारा लगता था? डीजल डीजल। अच्छा, चाहे कराची हो, सलाब, सखर हो, डीजल के नारे लगते थे। कन्वेंशन सेंटर्स में भी वो इमरान खान ने कहा जाके बैठो मौलाना फजलुर रहमान के साथ, किसको एतराज हुआ? यार ये चीज जरा समझो, कौम इस वक्त इमरान खान को जीतता हुआ देखना चाहती है। उनको इस वक्त अंधा एतमाद है इमरान खान के ऊपर कि जो फैसला करेगा अपनी ज़ात के लिए नहीं करेगा, कौम की बेहतरी के लिए करेगा। इमरान खान के पास बेतहाशा स्पेस है फैसले करने की।